नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बच्चे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये क्लास 10 का एनसीईआरटी है। आप सभी जानते होंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। शुरुआत से हमने 3 से 4 वीडियो में बच्चे कई सारा टॉपिक, इसका बहुत सारा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है उसको पढ़ चुके हैं। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है उन सभी को भी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम सीख चुके हैं, बैलेंसिंग करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक, ये सब पढ़ के बाद बच्चे फिर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे आए थे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सारा ऑब्जेक्टिव हम अच्छे से करवा दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ देख सकते हैं। नहीं तो बच्चे आप केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन लिखिएगा और एजुकेशन गैलरी मेरे चैनल का नाम लिखिएगा, इस वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया हुआ है, हिंदी में सभी को बताया हुआ है। बच्चे अच्छे से जाके देख लें, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, पढ़ाई को मत रोकें। 1 से 2 घंटा डेली बच्चे पढ़ें, चाहे स्कूल बंद है आपका जो भी हो, क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो वहाँ आपको ताकि दिक्कत ना हो। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये सारा रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं बच्चे, अच्छे से समझाए हुए हैं, सारे एक्टिविटी को बताए हुए हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बताया हुआ है वहाँ पर। हम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में जो उसका यूज होता है, इस सारे कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट्स में लिखवाए हुए भी हैं बच्चे, अंडरलाइन करवा दिए हैं हैंड टू हैंड बच्चे को, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो बाद में। ये क्वेश्चन सभी हम करवा चुके हैं। ठीक, आप जाके देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बच्चे, वहाँ जाके देखिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आइए, आज हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, उसके बाद कोरिजन और रेंसिडिटी। इतना पढ़ने के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हिंदी में बताएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि अभी तक आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है बच्चे, यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखें, चैप्टर को पढ़ें, सब समझ में आ जाएगा। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, आइए समझिए। पहले एक्टिविटी देखते हैं बच्चे। एनसीईआरटी तो एक्टिविटी से ही समझाता है। एनसीईआरटी का अगर एक्टिविटी अगर नहीं समझे तो आप चैप्टर नहीं समझ सकते हैं। तो एक्टिविटी पढ़ना कंपलसरी है। बहुत सारे कोचिंग में, स्कूल सब में भी एक्टिविटी कहते हैं कि अपने से पढ़ लेना, लेकिन यहाँ एक्टिविटी से ही कॉन्सेप्ट को सिखाता है। देखिए बच्चे क्या है, पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। करा है 3 आयरन नेल ले, मतलब आयरन मतलब क्या, आप लोहा का कील देखे होंगे बच्चे, कील, वो कील लेना है आपको, 3 लेना है और उसको सैंड पेपर से साफ़ कर दें। क्योंकि जब भी मार्केट से आप लाएंगे तो हो सकता है उसमें रस्ट लगा हो, जंग लगा हो, तो उसको सैंड पेपर से पहले अच्छे से क्लीन कर ले। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी इन ईच टेस्ट ट्यूब। टेक अबाउट 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है आपको बच्चे, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, CuSO4 होता है, ये ले लें। फिर है टाई 2 आयरन नेल्स विथ ए थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट। 2 आयरन नेल को क्या करें, आप टाई कर दें, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ। बच्चे आपके पास बुक हो तो वहाँ देख सकते हैं। देखिए, बुक्स को भी साथ में खुला रखिए। ये टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल के उसमें 2 आयरन नेल को ये बांध के छोड़ दिया है। ठीक, डुबो दिया उसको, कहिए एक प्रकार से डुबा दिया उसको। एनसीईआरटी को देखते हैं साथ ही साथ। 20 मिनट तक उसको डुबा के छोड़ दें और कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। 3 लाए थे बच्चे आप, 3 में से 2 को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिए हैं, तीसरे को बाहर रख दिए हैं। सारा एक्सपेरिमेंट कॉलेज स्कूल में कराया जाता है बच्चे। यदि आपके स्कूल में अच्छा सा लेबोरेटरी है तो वहाँ ये सब कराया ही जाता है। प्रत्येक प्रेस्टिजियस, जो भी प्रेस्टिजियस कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ ये सब एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। घर पे भी कर सकते हैं, अगर सॉल्यूशन आपको मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये जो दोनों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो 2 आप आयरन का नेल रखे थे, इस दोनों को निकाल लें 20 मिनट के बाद। टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब A and B. ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ 1 केप्ट असाइड। देखिए अब ये क्या करा, ये जो आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था बच्चे, देखिए ये कॉपर सल्फ्यूशन जो था पहले का था, जो हम दोनों टेस्ट ट्यूब में लिए थे, एक में ये था और एक में ये था। ये कौन है, ये आपका जो है जिसमें हम आयरन नेल को डुबाए थे,
जिसमें आयरन नेल को डुबाए थे, ये आपका बी वाला है बच्चे। और ये एज इट इज एक को हम ऐसे ही रख लिए थे कि बाद में कंपेयर करेंगे। ये वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, आप ध्यान से देखते जाएं। ये नेल हम लिए थे। नेल को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाने के बाद देखिए बच्चे नेल ऐसा हो जाता है, उस पर रस्ट लग जाता है एक प्रकार से। वही आपको कह रहा है कि अच्छे से इसको देखें। ठीक, आगे देखते हैं बच्चे। आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। कराए आयरन नेल और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को दोनों को आप कंपेयर करें रिएक्शन के बाद। ठीक है, पूरा जो आप एक्सपेरिमेंट कर लिए उसके बाद कंपेयर करें। देखिए ये पहले का था, हम नेल को अभी देख रहे हैं बच्चे। मेरा पेन देखिए कहाँ है, नेल। ये पहले का आपका नेल जो आप लाए थे मार्केट से सो है, और ये डुबाने के बाद जो नेल है सो है। नेल में कुछ न कुछ बदलाव आया है, ये क्या बदलाव है अभी हम आगे देखेंगे। सल्फेट सॉल्यूशन में देखिए बच्चे, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जो इनिशियल बिना इसमें हम नेल डाले हुए वो सल्फेट सॉल्यूशन है। और नेल डालने के बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का देखिए बच्चे कलर कैसा हो गया। तो दोनों अंतर है, नेल में भी अंतर है, नेल के कलर में भी अंतर है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कलर में भी अंतर है। ये अंतर क्यों हुआ, इसी से क्वेश्चन बनेगा, और एक पर एक अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चे, अच्छे से समझ लीजिए। देखते हैं, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। ये जो आपका आयरन नेल था वो ब्राउनिश कलर क्यों हो गया। एंड ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा था बच्चे, ब्लू कलर था। एनसीईआरटी देखें, ब्लू कलर था। तो ये दोनों क्यों हुआ, आयरन नेल का कलर ब्राउनिश क्यों हो गया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर फेड क्यों कर गया। फेड मतलब क्या होता है बच्चे, फेड का मतलब होता है धूमिल हो जाना, मतलब कम हो जाना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, बाद में देखिए एकदम थोड़ा कलरलेस हो जाता है। ऐसे इसका कारण क्या है, वही कारण बताएगा ये। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एक्टिविटी। उसके क्या हुआ कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ। इस एक्टिविटी जो एक्टिविटी हम एक्सपेरिमेंट किए उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है बच्चे। वो क्या रिएक्शन हुआ है देखिए, आयरन जो नेल लिए थे वो क्या है, आयरन है, तो आयरन Fe, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, ये दोनों हम लिए थे। जब आप एक्सपेरिमेंट किए थे, रिएक्शन करवाए थे, तो आयरन क्या किया है, आयरन सल्फेट बना लिया। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। देखिए पहले आयरन अकेले था, अब आयरन सल्फेट बन गया है। ठीक, और कॉपर अकेले रह गया। कॉपर पहले कॉपर सल्फेट में था, अब कॉपर अकेले रह गया। समझिए बच्चे अच्छे से इसको। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड। इस रिएक्शन में क्या किया है, आयरन जो है डिस्प्लेस कर दिया है। देखते हैं, ये आयरन बच्चे, आयरन कॉपर सल्फेट था। आयरन किसको डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस मतलब क्या, हटा देना। डिस्प्लेस मतलब हटा देना। उसके कंपाउंड में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर था और सल्फेट था, एक साथ था। लेकिन आयरन क्या किया है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। डिस्प्लेस और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर। आयरन क्या किया है, कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया या हटा दिया है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन रिएक्शन भी कहते हैं। कितना आसान है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। कोई एक एलिमेंट आएगा जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो दूसरे को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। सिंपल, आसानी से समझा जा सकता है बच्चे। इसी से बाद में क्वेश्चन बना है, और जो 100% है क्वेश्चन आता ही आता है, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फ्यूचर में तो हम बता ही रहे हैं कि फ्यूचर में सभी काम करने वाला आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या 10th 11th के बाद, 10th के बाद जब 11th 12th में आइएगा तो ये सारा चैप्टर है एनसीईआरटी का, जितना भी केमिस्ट्री है 9th 10th का सब पढ़ना पड़ेगा आपको 11th 12th में अच्छे से। और इसमें और वास्ट लेवल का है। यदि ग्रेजुएशन भी कीजिएगा, केमिस्ट्री चाहे सब्सिडी में हो या ऑनर्स में हो, वहाँ भी आपको ये काम कर देगा बच्चे। तो अच्छे से पढ़ें। एग्जामिनर पूछता है वहाँ पर प्रैक्टिकल में ये सब चीज़ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल बताओ, तो डिकम्पोजिशन का, कॉम्बिनेशन का, तो वहाँ आपको हाथ ना खड़ा करना पड़े, लज्जित ना होना पड़े, इसलिए पढ़ ले बच्चे, अच्छे से समझा रहे हैं। तो एक देख लिए थे, इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। ठीक है, अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। देखिए जिंक जानते हैं मेटल है। जिंक को फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर डालते हैं तो जिंक क्या बनता है, जिंक सल्फेट बना देता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। यहाँ भी देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसमें जिंक डाले तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, तो कॉपर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर लेड, पीबी लेड होता है। लेड को कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में अगर डालते हैं एक्वस में तो लेड क्लोराइड बन जाता है, कॉपर यहाँ भी डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक, यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आसानी से समझा जा सकता है।
जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जिंक और जो लेड है, जिंक है, लेड है, आयरन है, ये सब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है बच्चे। एक आप रिएक्टिविटी सीरीज क्लास 9 में पढ़े होंगे बच्चे, पढ़ाया जाता है बच्चे को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, जिसमें सबसे ऊपर क्या है, लिथियम है। लेके बार बार सरकार का नाम मांगे अलाउद्दीन महान जान कर। देखिए वजह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है लिथियम। लिथियम जो 1A का एलिमेंट बताए थे, 1A और 2 बोला, इतना में था तो 1A और 2A। जो 1A में है लेके बार हलीना की रुबीना से फरियाद, और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, जो 2A का एलिमेंट है बच्चे। तो ये सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके सामने कोई और आएगा तो वो सबको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, हाईली रिएक्टिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 9th में पढ़े होंगे, या आगे इसमें भी आएगा तो यहाँ भी हम आपको अच्छे से बताएंगे कि ये सब क्या है बच्चे। एक लाइन में पूछेगा कि डिस्प्लेस क्यों हो गया है, तो आपको याद रखना चाहिए इसका रीज़न कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। जिंक और लेड जो है ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर के अपेक्षा। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसलिए वो कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल। आप देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, वहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट था बच्चे, एक ही चीज़ डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ दो डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले किसी टेस्ट ट्यूब में 3 ml, इन अनदर टेस्ट ट्यूब, दूसरे टेस्ट ट्यूब में टेक अबाउट 3 ml बेरियम क्लोराइड, दूसरे में बेरियम क्लोराइड ले। पहला हम क्या लेना है बच्चे, सोडियम सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, दूसरा में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। दोनों को मिक्स करें, आपको क्या ऑब्जर्व होगा, देखिए जैसे यहाँ लिया जा रहा है, इसमें सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट मतलब क्या है, Na2SO4, और बेरियम क्लोराइड तो होता है BaCl2 बच्चे। ये दोनों सॉल्यूशन लिया गया है, दोनों को आपस में मिक्स किया जा रहा है। अब देखिए क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व डैट ए वाइट सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जब आप मिक्स करेंगे दोनों को तो देखिएगा कि एक वाइट सब्सटेंस, उजला सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। ठीक, जो कि इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल मतलब क्या, जो पानी में नहीं घुले बच्चे, जो घुल नहीं सकता है। ये जो सॉल्यूशन था बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में, जब दोनों को मिक्स किया जाए तो देखिए कि कुछ देर के बाद हमारे पास ऐसा कोई इनसॉल्युबल सॉल्यूशन था ही नहीं, लेकिन जब आप मिक्स करेंगे तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहाँ से आ गया, इसका मतलब रिएक्शन में कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नॉन एज प्रेसिपिटेट। यही जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। याद रखिएगा बच्चे, प्रेसिपिटेट से क्वेश्चन बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो नीचे बैठ जाता है। देखिए ये जो नीचे बैठ गया है यही है प्रेसिपिटेट। रिएक्शन से पहले ये नहीं था, लेकिन बाद में आ गया। कहाँ से आ गया, जब रिएक्शन हम करवाए हैं तो कुछ न कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है, वो हम देखेंगे, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक, प्रेसिपिटेट मतलब बैठ जाना, नीचे तलहटी पर बैठ जाएगा कुछ, जो कि पानी में नहीं घुल सके आसानी से। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट कैन बी ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक और नाम आ गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता हो। प्रेसिपिटेट बताए थे बच्चे, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब जो घुल नहीं सकता हो, आसानी से आपको दिख जाएगा नेकेड आइज से। ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन देख ले थोड़ा, सोडियम सल्फेट था Na2SO4, उसको बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराए बच्चे। रिएक्शन प्रोसीड होकर क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बच्चे इस टेंशन में होंगे कि सारा रिएक्शन याद करना, जी नहीं, बस आप जितना पढ़ा रहे हैं इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाएं, अपने आप एज इट इज़ याद होते जाएगा बच्चे, अपने आप मेमोरी में ये फिक्स हो जाएगा। नहीं तो एग्जाम में आपको एकदम रिएक्शन बनाया देता है, आपको बस पहचानना होगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है। या इतना जब पूरा पढ़ लीजिएगा बच्चे, 4 से 5 वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, तो इतना बार ने रिकॉल हो जाएगा ये सब चीज़, इतना बार ने रिकॉल हो जाएगा। मुश्किल से 5 से 10 तो रिएक्शन है ही बच्चे। 3 से 4 बार लिख लीजिएगा तो अपने पता चल जाएगा कि रिएक्शन करने के बाद क्या क्या बनता है। ये कोई नहीं बता सकता है, ये सिर्फ लेबोरेटरी में होता है, वो सब भी इसको एनालाइज करके ही बताते हैं। ठीक, तो उनको भी नहीं याद रहता है। याद कैसे रहता है, तो बस पढ़ने से, जैसे हमको पढ़ने से हो गया है उसी प्रकार आपको भी पढ़ने से हो जाएगा। बार बार पढ़िएगा बच्चे, बार बार लिखिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, और एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, व्हाट कॉजेज दिस, ये हुआ कैसे। द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम ion. The other product is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactant
आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसमें सोडियम क्लोराइड बना था, ठीक, और एक प्रेसिपिटेट हम लोग देखे ही थे। सच रिएक्शन अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चे यहाँ से, सच रिएक्शंस ऐसा रिएक्शन जिसमें देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, आदान प्रदान हो, एक्सचेंज हो बिटवीन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बीच, उसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल को। देखिए बच्चे यहाँ सोडियम सल्फेट था, यहाँ बेरियम क्लोराइड था, ये दोनों क्या तो रिएक्टेंट का है, ठीक। बताइए सल्फेट इधर चल गया, क्लोराइड इसके साथ आ गया, तो एक्सचेंज हुआ ना, बेरियम के साथ क्लोराइड था लेकिन बेरियम के साथ अब सल्फेट आ गया है, सोडियम के साथ सल्फेट था लेकिन सोडियम के साथ अब क्लोराइड आ गया है। तो एक्सचेंज, आयन का एक्सचेंज हो जाना, इसी को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और प्रेसिपिटेट मतलब नीचे अगर कुछ बैठ जाएगा इनसॉल्युबल सब्सटेंस तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। आप देखते हैं बच्चे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये कह रहा है कि एक्टिविटी 1.11 देखिए, ये एक्टिविटी 1.1 आपको करना है। हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश मतलब ये बर्तन है चिकनी, जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं बच्चे, या चीनी मिट्टी बोलते हैं। ऐसा एक बर्तन ले ले, उसमें कॉपर का पाउडर ले ले, ये जो पाउडर लिया हुआ है कॉपर का पाउडर लिया हुआ है, और इसको हीट करें, आपको क्या ऑब्जर्व होगा, देखें। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स coated, the surface of copper powder becomes coated with black copper oxide. Why was this black substance formed? कराए जो कॉपर जो होगा वो कोट हो जाएगा ब्लैक से। ब्लैक मतलब जो कॉपर आपका पहले था, कॉपर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, बाद में अगर उसकी हीट की जाए तो वो कोटेड हो जाएगा ब्लैक सब्सटेंस। ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना, देखिए एनसीईआरटी का कितना अच्छा तरीका है बच्चे, ये आपको क्वेश्चन कैसे मन में, मतलब मन में कैसे क्वेश्चन को हम इसके जिज्ञासा जगाएं, जिसको कहते हैं बच्चे जिज्ञासा। बच्चा पढ़ते रहता है लेकिन उसके मन में कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन आपके मन में आ जाएगा बच्चे तो किसी भी चीज़ को रटने की और बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। एनसीईआरटी यही तरीका अपनाता है, वो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन जगाने का प्रयास करता है। तो आप भी कोई टॉपिक जब पढ़ें तो अगर उसमें आपको क्वेश्चन का जिज्ञासा आता है बच्चे तो आपका बहुत बढ़िया है, आप एनसीईआरटी के पैटर्न पे पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नहीं आता है तो बस आप पढ़े जा रहे हैं बच्चे। तो एनसीईआरटी सब टॉपिक, जो भी इस टॉपिक स्टार्ट कराता है पहले वो उसमें खुद से वो क्वेश्चन पूछता है, तब फिर बाद में जवाब देता है। ये तरीका अच्छा है बच्चे। तो देखिए वो ब्लैक कलर क्यों हुआ था, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इसलिए हुआ ब्लैक कलर, इसलिए बन गया कि ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया और वो कॉपर ऑक्साइड बन गया। पहले कॉपर था, बाद में कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब देखिए रिएक्शन देखते हैं। देखिए कॉपर था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर होता है ब्राउन कलर का, ये जो कॉपर है बच्चे ब्राउन कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, ठीक। देखते हैं, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है बच्चे, इसमें अगर हाइड्रोजन गैस को अगर पास कर दें तो द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, तो दोबारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक। हाइड्रोजन गैस अगर इसमें पास कर दे तो दोबारा ये कॉपर बन जाएगा, तो ब्लैक कलर हट जाएगा और ब्राउन कलर बन जाएगा, टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेंड। फिर आपका कॉपर ऑब्टेंड हो जाएगा, जैसे यहाँ दिखाया है कॉपर ऑक्साइड है बच्चे, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस ऐड किया है, क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस H2O, ठीक। कॉपर आपका ब्राउन कलर का मिल जाएगा। ये आपको कुछ समझाना चाह रहा है। देखिए इफ ए सब्सटेंस, अंडरलाइन करेंगे बच्चे, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस किसी रिएक्शन के समय में ऑक्सीजन गेन करता है, गेन मतलब क्या, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड, या उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और उसी के साथ इफ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और ऑक्सीजन का चले जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर केमिस्ट्री आपका सब्सिडरी हो, ऑनर्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या 11th-12th में हो, पूरा का पूरा चैप्टर ही एक रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना पड़ता है बच्चे। अच्छे से समझ ले, अच्छे से समझ ले, बहुत काम आएगा बच्चे। बेस हम बार बार कहते हैं कि बेस 9th-10th में ही, अगर आगे अगर पढ़ना चाहते हैं साइंस डिपार्टमेंट से तो 9th-10th में ही आपका बेस बनेगा। बहुत चीज़ें यहाँ पर 9th-10th में बहुत चीज़ है, इसी चीज़ को आगे भास्ट में पढ़ना पड़ता है। फिर देखते हैं, इफ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। देखिए ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का चले जाना
रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जिसके साथ ऐड होगा उसको क्या कहेंगे, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक, उसी प्रकार ऑक्सीजन का चले जाना, किसी रिएक्शन से किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन का चले जाना क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और जिस सब कंपाउंड से चला जाएगा उस कंपाउंड को कहेंगे कि वो कंपाउंड रिड्यूस हो गया है। एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको हम क्लियर करेंगे बच्चे। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में वही 1.29 जो रिएक्शन देखे थे, कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। देखिए बच्चे, इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड जो है, यहाँ क्या था, कॉपर ऑक्साइड था। अब यहाँ अकेला क्या बचा है, कॉपर बचा है। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड में से सिर्फ कॉपर बचा है, मतलब ऑक्सीजन चला गया है। ऑक्सीजन चला गया मतलब रिड्यूस हुआ है, वही बता रहा है। द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस। ऑक्सीजन को लूज करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, और जिससे जाता है उसको क्या कहते हैं, वो सब्सटेंस रिड्यूस कर गया है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। और हाइड्रोजन देखिए, और ये जो हाइड्रोजन था यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन था ये ऑक्सीजन को गेन किया है। देखिए ऑक्सीजन को गेन कर दिया है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गेन करना क्या कहलाता है बच्चे, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। और ठीक, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया है, ध्यान रखेंगे। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। और रेडॉक्स रिएक्शन, जब भी ऑक्सीडेशन होगा बच्चे किसी का, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो उसके अपोजिट उसी कम रिएक्शन में किसी न किसी का रिडक्शन भी होगा। इसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जहाँ मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उसी को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। और अकेला, ना ही अकेला ऑक्सीडेशन हो सकता है, ना ही अकेला रिडक्शन हो सकता है बच्चे। अगर एक उसी रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसी रिएक्शन में किसी न किसी का रिडक्शन भी होगा। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ चलता है। जैसे कह सकते हैं कि बिना पेरेंट्स, अब तो खैर संभव है, लेकिन पहले बिना माता पिता के मिलन से, बिना माता पिता के पेरेंट्स के मिलन से, मेल फीमेल के मिलन से बच्चा पैदा नहीं हो सकता था पहले। अब तो शायद साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि अकेले भी कर देगा, लेकिन पहले तो उसी समय आप एक बार ध्यान रख सकते हैं बच्चे। ऐसा क्वेश्चन आता है, बनता है क्वेश्चन कंपटीशन में कि क्या ऑक्सीडेशन अकेले हो सकता है, क्या ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ना हो। तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है बच्चे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ चलता है, कह सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स और अच्छे समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। ठीक, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है। कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड किए तो क्या बना है, कॉपर प्लस H2O। आप देखिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है बच्चे। तो आसान कंसेप्ट है, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। पहले ऐड से समझ लेते हैं। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। दूसरी शब्दों में ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक, या हाइड्रोजन का चले जाना, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का चले जाना, ये भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ऑक्सीजन का चले जाना और हाइड्रोजन का आ जाना अपने आप में रिडक्शन है। देखिए पहले कॉपर ऑक्साइड को देखते हैं बच्चे। कॉपर ऑक्साइड था, बाद में क्या बन गया, कॉपर बन गया है। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन चला गया है, तो ऑक्सीजन का चले जाना रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का चले जाना रिडक्शन कहलाता है। ठीक, अब हाइड्रोजन पे आते हैं। देखिए यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ H2O हो गया है, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आया है बच्चे। तो ऑक्सीजन का आना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, इसलिए ऑक्सीडेशन है। ठीक, समझ गए होंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं रेडॉक्स का। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन मिलाया है, जिंक प्लस कार्बन बन गया। बताइए यहाँ जिंक ऑक्साइड था बच्चे, जिंक के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ जिंक अकेले है, तो ऑक्सीजन का चले जाना रिडक्शन। ठीक, अब कार्बन को पकड़िए, कार्बन यहाँ अकेले था, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया है बच्चे, तो कार्बन के यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, देख रहे हैं आप। उसी प्रकार ये देखिए मैग्नीज ऑक्साइड, यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड था, यहाँ MnCl2 है। ऑक्सीजन तो चला गया बच्चे, ऑक्सीजन चला जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का चला जाना रिडक्शन। तो मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हो गया है। ठीक, आप देखते हैं हम HCl का देखते हैं बच्चे। यहाँ HCl था, यहाँ Cl2 है। क्लोरीन के साथ यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ क्लोरीन अकेले है, मतलब हाइड्रोजन चला गया है। हाइड्रोजन का आना रिडक्शन, हाइड्रोजन का चला जाना ऑक्सीडेशन। तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और MnO2 मिला के बताए थे बच्चे
इसका था रिडक्शन। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा ही, और इसी दोनों को, ये हमेशा साथ साथ चलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स। इसी को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO, वही रिएक्शन था बच्चे, आपको हम अच्छे से समझा दिए हैं कि कार्बन, आप NCERT में अपने बुक में देखें कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आया था तो इसलिए कार्बन ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। और जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, जिंक के साथ ऑक्सीजन था लेकिन बाद में ऑक्सीजन चला गया तो मतलब जिंक का रिडक्शन हुआ है। उसी प्रकार HCl ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बना है। क्यों? क्योंकि HCl से हाइड्रोजन का चले जाना भी बच्चे क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और MnO2 में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन चला गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो रिडक्स होकर MnCl2 बना लिया है। फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन, अंडरलाइन कर ले बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन लूज करे ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइज, उसको क्या कहेंगे, उसको ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। उसी प्रकार इफ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है मतलब ऑक्सीजन को खो रहा है, या हाइड्रोजन को ले रहा है, गेन कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड कहेंगे। ओके, अब आते हैं बच्चे, ये एक्टिविटी रिकॉल एक्टिविटी 1.1 एक्टिविटी को आपको रिकॉल करने के लिए कहा है। कुछ नहीं है, आसान बातें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा। कुछ छूट गया हो बच्चे गलती उलती से तो ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको अपने सब्जेक्ट रिलेटेड, क्लास 10th 9th कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे बेझिझक हमारे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं बच्चे, फ़ोटो खींच के प्राइवेसी में, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करने में दिक्कत होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अगला टॉपिक पढ़ेंगे कोरिजन, और उसके बाद है रेंसिडिटी, उसका ये चैप्टर ही समाप्त है। बहुत आसान टॉपिक बच्चे पढ़ लेते हैं। कोरिजन तो अपने आसपास देखेंगे होंगे, जंग लगना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संक्षारण। कोरिजन का हिंदी क्या है बच्चे, लिखना चाहते हैं तो लिख ले संक्षारण। और वैसे लोकल भाषा में कैसे समझते हैं, तो जंग लग जाना, किसी चीज़ में जंग लग जाता है। देखे होंगे बच्चे, लोहा का यदि आपका कोई रेलिंग लगा हो घर में, उसमें जंग लग जाता है। लोहा का अगर खिड़की लगा हो तो उसमें जंग लग जाता है। स्टील में जंग लग जाता है बच्चे थोड़ा बहुत, अगर स्टील अगर क्या कहते हैं, एडल्ट्रेटेड है, मिलावटी स्टील होती है, उसमें भी जंग लग जाता है। अधिकतर लोहा में तो जंग लगता ही है, ठीक। अगर बाइक होगा आपके पास तो लोहा के बाइक में स्टैंड में अधिकतर ज़्यादा, उसमें बाइक में क्या कहते हैं, जंग लग जाता है बच्चे, स्टैंड बार बार खराब हो जाता है। उसी चीज़ को पढ़ते हैं। आइए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। आप हमेशा इसको ऑब्जर्व किए होंगे, देखे होंगे कि जब भी कोई आयरन, लोहे का आर्टिकल्स होता है, वस्तु रहता है, तो जब वो नया रहता है तो चमकते रहता है, ठीक। बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट और सम टाइम, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, उस पर रेडिश ब्राउन, जंग के जैसा, जंग तो देखे होंगे बच्चे, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है और उसका जो शाइनी कलर होता है फेड हो जाता है। यदि आपके पास बाइसिकल होगा, स्कूल जाते होंगे बाइसिकल से, कोचिंग जाते होंगे बाइसिकल से, तो शुरू में एकदम बाइसिकल का, साइकिल का जो व्हील होता है बच्चे, चक्का, रिम एकदम चमकते रहता है, ठीक है। बाद में देखेंगे अगर बार बार पानी, बरसात के समय में जंग लग जाता है उसमें। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को साधारण भाषा में क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। कह रहा है आयरन के जैसे कुछ और मेटल है जिसमें भी इस प्रकार का परिवर्तन होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर। आपके माताएं या बहन जो भी अपने आसपास में देखते होंगे बच्चे, अगर वो गोल्ड सिल्वर का कोई ज्वेलरी पहनती है तो वो भी कुछ दिन के बाद थोड़ा उसमें कलर फेड कर जाता है, लगता है कि एकदम पुराना हो गया है। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई रस्ट तो नहीं कर सकते हैं कि कुछ कोट हो जाता है बच्चे, कोट मतलब कोई लेयर चढ़ गया हो। हैव यू नोटिस दैट द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर, वही तांबा और सिल्वर पे भी देखे होंगे जंग लग जाता है बच्चे, लेयर चढ़ जाता है। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस around it such as moisture, acid, etc, it is said to be corrode and this process is called corrosion। करा व्हेन ए मेटल, जब कोई मेटल पर अटैक होता है किसका, सब जैसे मॉइस्चर या तो नमी का हो सकता है या एसिड का अटैक होता है बच्चे, तो वो संक्षारित, मतलब एक प्रकार से उसमें जंग लग जाता है। कोरोड का मतलब होता है संक्षारित, और इसी प्रोसेस को कोरिजन कहते हैं, ठीक। डेफिनेशन अंडरलाइन कर ले, पूछ सकता है डायरेक्ट, तो आप यही लिखेंगे। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। सिल्वर पर देखिए बच्चे, चांदी का अधिकतर महिलाएं पायल पहनती है, ठीक।
अगर उसको नया नया रहता है तो खूब चांदी चमकते रहता है, लेकिन जैसे ही पुराना हो जाता है बच्चे, इसका मतलब उसमें ब्लैक कोटिंग, हल्का हल्का मलिन, काला कलर का मलिन उसमें एक प्रकार लेयर चढ़ जाता है। फिर माताएं क्या करती है, उसको जो है सुनार है उसको देती है ब्लैक स्मिथ को, उसको साफ़ करने के लिए, तो वो साफ़ करके दे देता है, फिर से चमकने लगता है। तो सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग हो जाता है। और अगर कॉपर है बच्चे, तांबा, तांबा पर कैसा कोटिंग होता है, ग्रीन कलर का। ये कलर याद रखें, हम शुरू से बताते आ रहे हैं। मैग्नीशियम को जब हम जलाए थे बच्चे, तो वहाँ जो फ्लेम निकला था, डेजलिंग वाइट फ्लेम, तो वाइट कलर का फ्लेम था वहाँ पर, वो कलर भी ध्यान रखें। फेरस सल्फेट का हम लोग कलर देखे थे, FeSO4, ठीक, उसका भी कलर ध्यान रखें, ग्रीन कलर होता है बच्चे। यहाँ भी कलर है, कलर से अधिकतर क्वेश्चन आता है, ठीक। सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन, ये सब कोरिजन का एग्जाम्पल है। कोरिजन कॉजेज डैमेज टू द कार बॉडीज, अगर जंग लग जाए तो कार का जो बॉडी है, कार का बॉडी अधिकतर पतला लोहा का होता है बच्चे, कह सकते हैं एल्यूमिनियम का होता है। तो कार भी देखते होंगे, अगर कोई पुराना कार है, जंग लग गया है तो उसको डैमेज कर सकता है। ब्रिजेज, जो पुल होता है बच्चे, पुल में तो अधिकतर लोहा का ही यूज होता है, ठीक। तो पुल कितना महंगा लागत के साथ सरकार का बहुत सारा इनकम उसमें लगता है, और उसमें अगर लोहा का यूज होता है बच्चे, जंग लग जाता है तो पुल जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये सब कोरिजन का मतलब साइड इफेक्ट है। आयरन का रेलिंग, यदि घर में आयरन का रेलिंग होगा बच्चे, घर पे हो या सीढ़ी में लगाते हैं बहुत सारे आदमी, घर का जो मेन गेट लगाते हैं आयरन का, उसको भी बार बार पेंट करता रहना पड़ता है, नहीं तो जंग लग जाएगा, ठीक। शिप, जहाज तो लोहा का ही बनता है, सब ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको कोरिजन से ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। स्पेशली डोज ऑफ आयरन, जो भी आयरन का बना होता है। कोरिजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम, आयरन का जो कोरिजन है बच्चे अपने आप में एक सीरियस प्रॉब्लम है। Every year an enormous amount of money is spent on replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter 3। कहता प्रत्येक साल, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है आयरन का कोरिजन, प्रत्येक साल बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है सरकार का ये डैमेज्ड आयरन को रिप्लेस करने में। रेल का पटरी आयरन का बनता है बच्चों, उसमें जंग लग जाए तो समझिए कितना भारी भारी पटरी रहता है, जंग लग जाएगा तो काम का नहीं रहेगा, फिर से उसको रिप्लेस करो, तो सीरियस प्रॉब्लम है। कोई उपाय खोजिए जिसमें आयरन में जंग ना लगे। एक ऐसे ही आयरन के बारे में पढ़े होंगे कि अशोक का जो पिलर था बच्चों, उसमें अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, कुतुब मीनार के बगल में रखा हुआ है पिलर अभी भी। किस कंपोजिशन से बनाया है अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं चला है, वो भी इस जुगाड़ लगा रहे हैं कैसे हम लोग भी ऐसा बना सकते थे बिना पेंट का, एकदम बाहर में खुला हुआ है कुतुब मीनार के बगल में बचे अशोक स्तंभ, और उसमें आज तक जंग नहीं लगा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग भी अगर पढ़ लिखे थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए कि ऐसा क्या कंपोजिशन मिला कि आयरन में जंग ना लगे, बहुत सारा पैसा सरकार का बच जाएगा, और जो पैसा उधर से बचेगा तो कहीं ना कहीं समाज कल्याणी कार्य पर काम पर लगाए जाएंगे, ठीक। जैसे सरकार एजुकेशन में बहुत कम खर्च करती है, पैसा ही नहीं बचता है तो खर्च कहाँ से करेगी, तो अगर उधर से पैसा बचेगा तो इधर खर्च करेगी। तो ये आपका दायित्व है कि थोड़ा सरकार की मदद करें। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब होता है बच्चे, रेंसिडिटी नहीं, सर जाना, एकदम गंध आना, गलत गंध आना, स्मेल जो है बदबू करना, उसी को कहते हैं रेंसिडिटी। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी का अगर हिंदी लिखे जाए तो होता है विकृत गंधिता, मतलब सरापन जो उसको कहते हैं बच्चे, सरने लगता है कोई चीज़ और उसमें जो स्मेल आता है उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कह रहा है क्या आपने कभी उस चीज़ को टेस्ट किया है, वसायुक्त, फैट मतलब कोई वसायुक्त या तैलीय भोजन को, जो लंबे समय से एकदम ऐसे ही पड़ा था, कुछ चीज़ बना के गए थे तेलीय या वसायुक्त और लंबे समय छोड़ दिए, मतलब 3-4 दिन बाद फिर उसको आप टेस्ट कर सकते हैं बच्चे, नहीं टेस्ट कर सकते हैं। एक तो उसमें एकदम बहुत सारा फंजाई लग जाता है, स्मेल करने लगता है, वही क्योंकि वो रेंसिडिटी मतलब सड़ने लगा। When फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, क्यों ये सड़ने क्यों लगता है बच्चे, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ऑक्सीडेशन उसको ख़राब कर देता है। दे बिकम रेंसिड एंड अदर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, सड़ जाता है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए वह सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, तो ऑक्सीडेशन से तो बचा जा सकता है बच्चे, क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस यूज़ किया जा सकता है। अधिकतर मेडिसिन में जो आप पैकेज्ड फूड मटेरियल्स मिलता है बच्चे, सभी में एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस मिला रहता है कि अगर कुछ दिन नहीं भी खोला जाए, मतलब लंबे समय से अगर नहीं भी बिके तो वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो ऑक्सीडेशन से वो ख़राब नहीं होता, ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है बच्चे, ऑक्सीडेशन को रोक देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प अस टू डाउन ऑक्सीडेशन, ठीक।
तो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस को रखा जाता है, ऐसा सब्सटेंस जो फैट्स एंड ऑयल से भरपूर है, जिसमें वसा और तेलीय सब्सटेंस में एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस दिया जाता है, जो पैकेज्ड फूड है, पैकेज्ड फूड में ये मिलाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। डू यू नो दैट चिप मैन्युफैक्चरर uses flush bag of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized। ये आपने कभी न कभी तो नोटिस किया ही होगा बच्चे, या जानते हैं कि जब भी आप चिप्स खरीदते होंगे, कुरकुरे खरीदें या चिप्स खरीदें, लेज का या बहुत सारा जो आता है मार्केट में, तो उसको देखते होंगे कि उसका बैग जो रहता है बच्चे 10 रुपया या 20 रुपया में खरीदते होंगे, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा फुला हुआ है, बहुत फुला रहा था कि इसमें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही खोलते होंगे पूरा हवा निकल जाता है और एकदम लगता है कि बहुत कम दिया हुआ है, ज़्यादा पैसा ज़्यादा ले लिया लेकिन सामान कम दिया है। कारण क्या है, उसमें वही नाइट्रोजन गैस भरता है। बच्चे अंडरलाइन कर ले, ये क्वेश्चन पूछता है कि चिप्स वगैरह में कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीडाइज कर देता खाने वाले सब्सटेंस को, क्योंकि जो कुरकुरे और आप जो लेज वगैरह खाते हैं सब तेल में बनता है बच्चे, तो तेलीय सब्सटेंस अगर ऑक्सीडेशन के साथ मिलेगा तो वो खराब हो सकता है, इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस मिला जाता है। नाइट्रोजन ही क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन बच्चे इनर्ट गैस है, ये जल्दी रिएक्टिव नहीं है, जल्दी क्या ये रिएक्शन नहीं करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है लेकिन किसी चीज़ को ख़राब नहीं करता, तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, ठीक, ये किसी चीज़ को ख़राब नहीं करता, इसलिए नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया बच्चे। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देखते हैं। Why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? करा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो हम लोग देखे थे बच्चे, जो पहला एक्सपेरिमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, एक बार वहाँ पर जाएं फिर से देखें कि वहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो गया, ब्लू कलर चेंज क्यों हो गया, फेड क्यों हो गया, जब उसमें हम आयरन नेल डुबाए थे, ठीक। तो उसका क्या कारण था, जब हम आयरन नेल उसमें प्लेस किए थे बच्चे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो आयरन बताए थे, आयरन क्या क्या उसको डिस्प्लेस कर दिया। ये जो आयरन था, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये रिएक्शन हम लोग देखे थे बच्चे, क्या बना लिया था, आयरन सल्फेट बना लिया था और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। तो कॉपर सल्फेट था, बाद में कॉपर बचा, सॉल्यूशन ही चेंज हो गया बच्चे, आयरन सल्फेट बन गया। आयरन उसको डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे से, जो कि कॉपर सल्फेट पहले ग्रीन कलर था। तो अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बचा ही नहीं, तो कलर ग्रीन कहाँ से बचेगा, वो कलर फेड कर जाता है, ठीक, इसलिए वो कलर फेड कर जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, पूरा इसका कारण आप रीजन लिख लें कॉपी में, एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ, इंग्लिश में बता देता हूँ कि क्यों कलर उसका फेड कर जाता है। तो लिखिए, बिकॉज व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर, जब आयरन नेल को कॉपर में प्लेस्ड किया जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो आयरन डिस्प्लेसेज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, ठीक। एंड फॉर्म बनाता क्या है, आयरन सल्फेट, अभी जो रिएक्शन देखे थे बच्चे, या पीछे भी रिएक्शन दिया हुआ है, आयरन सल्फेट बनाता है विच इज ग्रीन इन कलर, जो कि ग्रीन कलर होता है। सो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड एंड ग्रीन कलर अपीयर, इसलिए ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो फेड कर जाता है और ग्रीन कलर अपीयर होने लगता है। कलर में कन्फ्यूजन ना हो बच्चे, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है, ब्लू है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है, ब्लू है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है, ब्लू है, और आयरन सल्फेट का FeSO4, आयरन सल्फेट का कलर कैसा है, इसका कलर ग्रीन है, ठीक। कलर में कन्फ्यूजन ना हो, कलर से क्वेश्चन आएगा आपको, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रत्येक साल कलर का, तो ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चे, गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.1, कारण एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आप एग्जांपल दें जो आपकी एक्टिविटी में 1.1 में दिया हुआ है, उसको छोड़कर। आसान है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, जो भी आयन था आपस में एक्सचेंज हो जाए। देखिए बच्चे, लिखिए, एक सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का अगर कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं CaCl2, ठीक, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, आप लिख लिया आराम से, अब प्लस NaCl। इसको आप बैलेंस कीजिएगा तो देखिए सब चीज़ लगभग बैलेंस ही है, लेकिन यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, ये एकदम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चे। आप देख सकते हैं सोडियम के साथ यहाँ कार्बोनेट था, लेकिन यहाँ सोडियम के साथ प्रोडक्ट में क्लोराइड आ गया, तो आयन का एक्सचेंज हो गया है। कैल्शियम के साथ यहाँ क्लोराइड है, यहाँ कैल्शियम के साथ कार्बोनेट आ गया, तो इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप उतार लें, सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन से क्या बना है,
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 NaCl। थर्ड देखते हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस हुआ है आपको बताना है। देखिए पहला रिएक्शन देखिए, 4Na में ऑक्सीजन, Na के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, बना गया है सोडियम ऑक्साइड। तो बताइए ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है बच्चे। तो सोडियम का ऑक्सीडाइज हुआ है, सोडियम क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, लिख दिए सोडियम ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, यहाँ देखिए, और ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन चला गया तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। सेकेंड में देखते हैं बच्चे, CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ बाद में बचेगा कॉपर अकेले। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर चला गया तो कॉपर ऑक्सीजन का चला जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा बच्चे, रिड्यूस। कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस्ड हुआ। और हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया तो ठीक, H2 गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो ये आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा यहाँ तक। व्हाट यू हैव लर्न एक बार हम क्विक रिवीजन करा देते हैं बच्चे। अभी तक हमने कई चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है वही सब है, एक बार देख लेते हैं। ए कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड द फिजिकल स्टेट सिम्बोलिकली। जो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होगा वो क्या क्या बताता है बच्चे, उसके अंदर रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है और फिजिकल स्टेट भी आपको बताता है सिम्बोलिकली। A chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and the product side of the equation. Equation must be always balanced। कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन जब भी आप लिखें उसको बैलेंसिंग फॉर्म में लिखें ताकि पता चल सके कि कितना रिएक्टेंट है कितना प्रोडक्ट है, दोनों का एटम का नंबर कितना कितना है। ठीक, जब भी बैलेंस होगा तो दोनों बराबर होगा। ठीक, मतलब इक्वेशन को जब भी लिखें बैलेंस करके लिखें। थर्ड है, इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, क्या था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाता था। यहाँ से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैसे हम डेफिनेशन आपको अंडरलाइन करवा दिए हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कंपोजिशन रिएक्शन। ये हम बताए थे बच्चे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपस में उल्टा है। अगर इधर से इधर जाए कॉम्बिनेशन होगा तो उधर से इधर आए तो डिकम्पोजिशन होगा, दोनों आपस में सीधे रिवर्स है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब टूटना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होकर 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है, आसान है। नेक्स्ट, रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन आउट। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर आता है प्रोडक्ट के साथ, उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, ठीक, जिसमें हीट रिलीज होता है, उसको क्या कहते हैं बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं, आसानी है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, और जिसमें हमको खुद एनर्जी देना पड़ता है, चाहे हीट के फॉर्म में दो, लाइट के फॉर्म में दीजिए या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दीजिए, उसको क्या कहते हैं बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एंडो मतलब लेगा अंदर से। नेक्स्ट, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नॉट, ये तो देख लिए हैं बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेज अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर। जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड से, उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छे से देखें हम लोग पहले, 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चे कि जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है ये आपस में एक्सचेंज्ड होता है, अदला बदली हो जाता है। ठीक, फिर है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल साल्ट। अंडरलाइन कर ले बच्चे, इसको बढ़िया से घेर लें, हाईलाइटर हो तो हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेट जब भी होगा इनसॉल्युबल होगा। प्रेसिपिटेट मतलब होता ही बैठ जाना, नीचे बैठना। नीचे बैठना आपको दिखाई देगा, अगर नहीं दिखाई दिया तो मतलब सॉल्युबल है, दिखाई दिया मतलब इनसॉल्युबल है। ठीक, अगर प्रेसिपिटेट है तो वो इनसॉल्युबल ही होगा बच्चे, अंडरलाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेट हमेशा इनसॉल्युबल होगा। क्वेश्चन वहाँ पर आपको प्रेसिपिटेट लिख देगा और आगे लिख देगा सॉल्युबल, तो उसको आपको इनकरेक्ट करना होगा। पूछेगा करेक्ट है इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर है रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंसेज। रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व, कहता है रिएक्शन में गेन और ऑक्सीजन का लॉस और ऑक्सीजन का गेन भी होता है। ठीक, और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंसेज उसी में है। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन 2 तरीके से कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तभी ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन फिर से सुन लिए बच्चे, या तो ऑक्सीजन का एडिशन होना
ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का चले जाना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। उसी प्रकार रिडक्शन क्या, हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का चले जाना। ऑक्सीजन का चले जाना रिडक्शन या हाइड्रोजन का ऐड हो जाना रिडक्शन। तो यहाँ तक हम चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर दिया बच्चे। ये हमारा 5वां वीडियो था। अच्छे से आप देखें पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर समझ ले। पूरा का चैप्टर एंड हो चुका है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। कह रहे हैं बार बार कि रेफरेंस बुक से बेहतर है कि एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़े बच्चे, क्योंकि रेफरेंस बुक भी एनसीईआरटी को ही अच्छे से डील करती है और उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी रहता है जो आपको फ्यूचर में भी कभी काम नहीं देगा। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े। कहीं कोई दिक्कत हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर बच्चे, वहाँ भी आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो वो बताएं। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो इंडेक्स क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो हम आपको डिस्कस कर देंगे बढ़िया से। यहाँ तो कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे, लाइक कर दें। पढ़ाई जारी रखें, अपने पढ़ाई कभी ना छोड़े बच्चे। पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। बढ़ना मतलब पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चे। जीवन में सफलता हासिल करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। कंपटीशन बहुत हाई होते जा रहा है बच्चे किसी भी फील्ड में। तो बिना किसी इधर उधर के बिना मतलब सभी काम कीजिए, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए बच्चे। सभी काम कीजिए, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, माता पिता का नाम रोशन करना है, बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं वो आप लोग के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं। तो पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई कभी ना छोड़ें। थैंक यू दोस्तों।